गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग राजा और विभिन्न वृत्तांत मुगल दरबार नामक चैप्टर के अंतर्गत मुगल शासक एवं उनका साम्राज्य नामक टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुगल दरबार एवं मुगल साम्राज्य पर प्रकाश डालने वाले इतिवृत्त तथा पांडुलिपियों के विषय में पढ़ा था। आज आप लोग मुगल शासकों के और उनके साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, तो आइए हम मुगल शासकों के बारे में क्रमशः आप लोगों को बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था बच्चों? बाबर था। और बाबर ने 1526 ईस्वी में सल्तनत काल के अंतिम वंश लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में परास्त किया और भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था बच्चों कि 1526 से यानी 16वीं शताब्दी से 1857 की क्रांति के पश्चात अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पतन के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि 16वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में मुगल शासकों ने शासन किया। जैसा कि सन के माध्यम से भी आप लोगों को हमने कल बताया था, 100 वर्षों की शताब्दी होती है, तो 1526 क्या है, 16वीं शताब्दी में जा रहा है। 1500 के बाद 26 अंक हैं। इसी तरह से 1857 यानी 19वीं शताब्दी में जा रहा है। तो 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य तक मुगलों का भारत में शासन रहा। और जैसा कि अभी हमने बताया बच्चों कि बाबर ने लोदी वंश के शासक को पानीपत के मैदान में परास्त कर भारत में मुगल वंश की नींव डाली। और बाबर कौन था? ये तुर्की मुसलमान था और तैमूर मध्य एशिया के 2 महान योद्धाओं का वंशज था। मातृपक्ष से चंगेज खां का और पितृपक्ष से बाबर तैमूर का वंशज था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इसका जन्म 1483 ईस्वी में मध्य एशिया में फरगना नामक स्थान पर हुआ था। इसके बाबर जो था, इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि फरगना नामक स्थान का शासक था। किंतु बाबर जो था वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था और अपने पिता यानी उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के पश्चात यह अल्प आयु में सिंहासनारूढ़ हुआ, यानी कि मात्र 11 वर्ष की आयु में बाबर सिंहासन पर बैठा
और इतने कम उम्र होने के बावजूद बाबर जो था वह फरगना के छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं था बच्चों। वह अपने पूर्वजों की राजधानी समरकंद पर अधिकार करना चाहता था और उसने इसके लिए कई बार समरकंद पर आक्रमण किया। कभी जीता कभी हारा, कभी जीता कभी हारा, यह क्रम चलता रहा और अंततः बाबर के संबंधियों ने यानी तुर्की मुसलमानों ने उसे परास्त कर दिया और उसे मध्य एशिया का क्षेत्र यानी फरगना सहित आसपास समरकंद के आसपास के क्षेत्रों को भी छोड़ना पड़ा। और एक समय ऐसा आया कि उसे प्राण बचाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा और इसी क्रम में बाबर काबुल पहुंचा और वहां की अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए काबुल में उस समय उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो बाबर ने स्वयं को काबुल में स्थापित किया। यानी कि काबुल की अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए बाबर काबुल पर अधिकार कर लिया और 1526 ईस्वी में भारतीय महाद्वीप की ओर उपमहाद्वीप की ओर संसाधनों की खोज में आगे बढ़ा। और संयोग से उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति ठीक उसी प्रकार थी जिस प्रकार की मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के आक्रमण के समय 11वीं शताब्दी 9वीं से 11वीं शताब्दी तक थी। भारत में छोटे छोटे राज्य थे जो कि आपस में लड़ रहे थे और इसमें दो शक्तिशाली लोग थे जो कि भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करना चाहते थे, जिनमें कि लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी का चाचा दौलत खां व आलम खां लोदी था, जो कि स्वयं दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, और दूसरा शासक मेवाड़ का राणा सांगा थे, जो कि भारत में हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो संयोग से इन लोगों द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण प्राप्त हो गया। बाबर की दिली इच्छा थी बच्चों भारत पर आक्रमण करने की और उसे अवसर भी मिल गया। बाबर खुश हुआ क्योंकि वह तो इसी ताक में बैठा हुआ था। वह संसाधनों की खोज के लिए स्वतः भारत पर आक्रमण करना चाहता था और संयोग से दो भारत के शक्तिशाली शासकों का, जो कि इब्राहिम लोदी जो था दौलत खां लोदी जो था, वह पंजाब का सूबेदार था और पंजाब दिल्ली साम्राज्य के अधीन था, किंतु मेवाड़ एक स्वतंत्र राज्य था। तो इस प्रकार दो महायोद्धाओं द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ और बाबर ने निमंत्रण को स्वीकार करते हुए 4 खोजी आक्रमण किया। यानी सीमांत प्रांतों पर उसने 1519 से लेकर के 1524 के बीच 4 खोजी आक्रमण किए। इसके पश्चात 1526 में उसने पंजाब पर आक्रमण किया और दौलत खां लोदी को परास्त करते हुए हरियाणा के पानीपत मैदान में पहुंच गया। और इधर जब इब्राहिम लोदी को यह खबर मिली तो वह भी एक विशाल सेना लेकर के पानीपत के मैदान में पहुंच गया। इस प्रकार इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी बाबर की तोपों के प्रयोग और तुलुगमा पद्धति के आगे एक विशाल सेना का स्वामी होते हुए भी हार गया और लड़ते हुए मारा गया। इस प्रकार 1526 ईस्वी में बाबर
भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। और इसके पश्चात बाबर का राजनीतिक जीवन, अब बाबर का राजनीतिक जीवन प्रारंभ हो गया। भारत की राजनीति में बाबर का हस्तक्षेप क्या हुआ बच्चों? प्रारंभ हो गया। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह अर्थात राणा सांगा उन्हीं का नाम था, जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। अब उनकी नींद उड़ गई, क्योंकि बाबर ने भारत में रहने का निश्चय कर लिया। राणा सांगा सोचे थे कि बाबर आएगा और अन्य आक्रमणकारियों की तरह भारत में लूटपाट करके वापस चला जाएगा और उस अव्यवस्था का लाभ उठा करके राणा सांगा भारत में हिंदू साम्राज्य को स्थापित कर लेंगे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था बच्चों। लेकिन पासा पलट गया और बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया, तो राणा सांगा के होश उड़ गए और दोनों का उद्देश्य एक था, यानी बाबर भी भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और राणा सांगा शुरू से ही भारत में हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। दोनों के उद्देश्य एक थे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक म्यान में दो तलवार रह सकती है? कभी नहीं, असंभव है। तो इसी तरह से दोनों का उद्देश्य एक था, इसलिए दोनों में युद्ध अनिवार्य हो गया और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू किया और अंततः 1527 में खानवा के मैदान में राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों और बाबर के मध्य युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध बड़ा भयानक था बच्चों। इस युद्ध का परिणाम अंतिम समय तक तुला में लटका नजर आ रहा था, क्योंकि राजपूत सेना अत्यंत शक्तिशाली थी और राणा सांगा के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जब वे 100 युद्धों में भाग लेते थे तो उनके शरीर पर 2-4 खरोच के निशान रहते थे, तब इतने रणकुशल थे। किंतु सांगा को तीर लग गया और घायल होने के पश्चात उनके एक मंत्री ने उनको रण क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार वे जीवित रहे, किंतु राजपूत पराजित हो गए और मेवाड़ पर बाबर का अधिकार हो गया। खानवा के युद्ध का पानीपत के युद्ध की अपेक्षा विशेष महत्व है, क्योंकि अब बाबर के समक्ष भारत में कोई शक्तिशाली विरोधी नहीं रहा। क्या हुआ बच्चों? कोई भी शक्तिशाली विरोधी नहीं रहा और बाबर का मुगल साम्राज्य स्थापित करने का भारत में मार्ग प्रशस्त हो गया। इस युद्ध के पश्चात खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी के पश्चात, पानीपत के युद्ध ने उसे खड़े होने का स्थान दिया था, तो खानवा ने उसे लेटने का स्थान प्रदान कर दिया। इसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें मेदिनी राय की हार हुई
और 1529 में घाघरा का युद्ध, जिसमें कि महमूद लोदी को परास्त करके भारत में इन 4 युद्धों के माध्यम से उत्तरी भारत में बाबर मुगल साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो गया। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु तक इसने मुगल साम्राज्य को भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित कर दिया था। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु तक इसने मुगल साम्राज्य को भारत में स्थापित कर दिया था। तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी, और 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को उसका पुत्र हुमायूं सिंहासनारूढ़ हुआ था, यानी हुमायूं गद्दी पर 1530 में बैठा। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं गद्दी पर बैठा, जो कि मुगल वंश का दूसरा शासक था। बाबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था बच्चों? नसीरुद्दीन हुमायूं। बाबर का जहीरुद्दीन बाबर, और हुमायूं का नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं। 1530 से इसका कार्यकाल 2 भागों में है, 1530 से 1540 ईस्वी, और दूसरा भाग है 1555 से 1556 ईस्वी। तो प्रथम भाग में हुमायूं ने 1530 से 1540 तक शासन किया। बाबर की मृत्यु के पश्चात 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन 1540 में शेरशाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, हुमायूं को पूर्ण रूप से पराजित किया। हुमायूं और शेरशाह के मध्य मुख्यतः 2 युद्ध हुए थे बच्चों, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, क्रमशः 1539 ईस्वी चौसा और 1540 ईस्वी कन्नौज। चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित होने के पश्चात अपने भाइयों के पास गया था आगरा, और उसने शेरशाह के विरुद्ध अपने भाइयों से मदद मांगी थी, किंतु उसके भाई जो थे वह अवसरवादी थे और लालची प्रवृत्ति के थे, अयोग्य थे। उन लोगों ने हुमायूं का साथ नहीं दिया, और हुमायूं अपने दम पर पुनः 1 साल पश्चात अपनी सेना लेकर के कन्नौज के मैदान में आ डटा, और कन्नौज में ही 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य बिलग्राम नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह बुरी तरह से पराजित हुआ और प्राण बचाने के लिए भाग गया, और हुमायूं ने शेरशाह ने तब तक उसका पीछा किया जब तक कि वह देश से निर्वासित नहीं हो गया। और 1540 से 1555 तक 15 वर्षों तक मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था और भारत में सूर साम्राज्य का शासन रहा। लेकिन 1555 आते आते सूर्यवंश के शासक कमज़ोर हो गए, और उनकी कमजोरी का लाभ उठा करके पुनः हुमायूं ने उन्हें परास्त किया, और मंगोल यानी मुगल वंश की नींव डाली। मंगोलों का शासन पुनः भारत पर प्रारंभ हो गया। और फिर हुमायूं जो था, लेकिन हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों भाग्यशाली, किंतु हुमायूं जैसा अभागा शासक मध्यकालीन इतिहास में नहीं हुआ। क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हुमायूं ने कभी निश्चिंत होकर शासन का भोग नहीं किया। वह
लेनपुन लिखता है कि हुमायूं आजीवन लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा लेनपुन ने क्यों लिखा है बच्चों? तो ऐसा उनके कहने का कारण यह है कि हुमायूं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1530 में गद्दी पर बैठ रहा है और 1530 में गद्दी पर बैठने के पश्चात हुमायूं 1540 तक लगातार युद्धों में व्यस्त रहता है। यहाँ पर हम डिटेल्स प्रकाश नहीं डालेंगे क्योंकि आपके कोर्स में इतना ही है, इसलिए फिर भी हम बता दे रहे हैं कि हुमायूं गद्दी पर बैठते ही चुनार पर आक्रमण करता है और गुजरात पर आक्रमण और गौड़ पर आक्रमण, फिर चौसा का युद्ध, फिर बिलग्राम का युद्ध, इस प्रकार विभिन्न युद्धों में वह व्यस्त रहा और कभी भी शासन का सुखमय भोग नहीं कर पाया और अंततः बुरी तरह पराजित हुआ और निर्वासित भी हो गया। और 1556 में फिर उसने गद्दी प्राप्त की, किंतु ऊपर वाले को रास नहीं आया। उसकी नियति में कुछ और लिखा था और पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1556 में पुस्तकालय, जहां पनाह पुस्तकालय की स्थापना हुमायूं द्वारा ही कराई गई थी, और पुस्तकालय की सीढ़ियों से हुमायूं उतर रहा था कि उसका पैर फिसल गया और वह लुढ़क करके नीचे आ गया। पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आया और सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इसी आधार पर लेनपुन ने लिखा है कि हुमायूं आजीवन लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं का अंत लड़खड़ाकर ही हुआ और इसके पश्चात तीसरा शासक यानी हुमायूं का पुत्र जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर, अकबर का पूरा नाम क्या था बच्चों? जलालुद्दीन अकबर। हेमू, हेमू कौन था? इस्लाम शाह सूर का प्रधानमंत्री था और उसके नेतृत्व में जैसे ही समाचार मिला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, एक विशाल सेना लेकर के हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उस समय अकबर पंजाब में था और अकबर के संरक्षक बैरम खां ने समाचार मिलते ही, हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिलते ही ईंटों के चबूतरे का ढेर बना करके, ईंटों के ढेर का चबूतरा बना करके उसी पर अकबर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया और एक संगठित सेना को लेकर के आगे बढ़ा। इधर से हेमू और उधर से अकबर दोनों आगे बढ़े और अंततः पानीपत के उसी मैदान में जहाँ की बाबर और इब्राहिम लोदी का सामना हुआ था, उसी मैदान में अकबर और हेमू का सामना हुआ, जिसमें पहले तो ऐसा लगा कि हेमू के नेतृत्व में राजपूतों की विजय होगी, किंतु हेमू के आँख में तेल लग जाने के कारण राजपूत सेना में भगदड़ मच गई और जीतते हुए राजपूत हार गए और इस प्रकार अकबर दिल्ली पर अधिकार करने में सफल हो गया और उसने 1556 ईस्वी में अपना राज्य अभिषेक करवाया और 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर ने भारत में शासन किया।
उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि मुगल साम्राज्य को विशालतम और दृढ़तम एवं सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ भी किया था। साथ ही उसने ईरान के सफावियों और तुरान यानी मध्य एशिया के उज़्बेकों, जो कि मुगलों के परंपरागत प्रतिद्वंदी थे, की विस्तारवादी योजनाओं पर अंकुश लगाया। बच्चों, अकबर जो कि हुमायूं का पुत्र था, उसे पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला था, क्योंकि जिस समय हुमायूं अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था और एक राजपूत राजा के महल में, राणा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था बच्चों, इसके विषय में मैं बताती हूँ। ऐसा इसलिए हुआ था कि जब हुमायूं बेलग्राम के युद्ध में पूरी तरह पराजित हो गया, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि शेरशाह तब तक उसका पीछा करता रहा जब तक कि वह देश से निर्वासित नहीं हो गया। उस समय अकबर की पत्नी अकबर की माँ हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम गर्भवती थी और हुमायूं हमीदा बानो बेगम को लेकर के तत्कालीन भारत के समस्त मुसलमान शासकों के यहाँ गया, किंतु किसी ने उसे संरक्षण प्रदान नहीं किया और अंततः बीकानेर के शासक बीरसाल के महल में उन्हें शरण मिली और वहीं पर हमीदा बानो को छोड़ करके हुमायूं आगे बढ़ गया और इसी महल में, बीरसाल के महल में ही अकबर का 1542 ईस्वी में जन्म हुआ। जन्म के समय हुमायूं के पास केवल एक कस्तूरी थी, जिसको बांटते हुए उसने अपने सैनिकों में कस्तूरी के टुकड़े करके बांटते हुए कहा कि जैसे हमारे खेमे में कस्तूरी की सुगंध फैल रही है, अल्लाह करे कि उसी तरह से हमारे पुत्र का यश और कीर्ति पूरे संसार में फैले। और आगे चल कर के हुमायूं का वाक्य अक्षरशः सत्य साबित हुआ बच्चों, क्योंकि अकबर ने केवल मुगल साम्राज्य को ही नहीं बढ़ाया बल्कि उसको सुदृढ़ता प्रदान की और सुलह ए कुल की नीति अपनाते हुए उसने स्वयं को एक महान शासक सिद्ध किया। और इसके लिए उसने क्या क्या किया, उसे महान क्यों कहा जाता है? मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने में अकबर का योगदान, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अकबर को ही कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, वह आजीवन युद्धों में व्यस्त रहा। 1526 पानीपत का युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध, 1528 घाघरा का युद्ध और 1529 चंदेरी का युद्ध। इस प्रकार वह युद्धों में ही व्यस्त रहा और अंततः 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबर केवल साम्राज्य स्थापित कर पाया था, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं कर पाया था, प्रशासन की किसी संस्था का निर्माण नहीं कर पाया था। तो हम कह सकते हैं कि बाबर केवल साम्राज्य निर्माता था, कुशल प्रशासक नहीं। और उसका पुत्र हुमायूं जो कि गद्दी पर बैठा, उसके बाद वह भी आजीवन भटकता रहा, युद्धों में व्यस्त रहा। समय से निर्णय न लेने के कारण उसने भी प्रशासन की कोई चुस्त दुरुस्त व्यवस्था नहीं की थी, इसलिए उसे भी मुगल वंश का वास्तविक प्रशासक नहीं कहा जा सकता है। अकबर जो कि अनपढ़ था, क्योंकि उसे पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, एक राजपूत राजा के महल में पैदा हुआ था और इसके पश्चात उसके चाचा अस्करी के यहाँ उसका पालन पोषण किया गया, जिसने कि उसे पढ़ाया लिखाया नहीं। इस प्रकार अकबर जो है वह अंगूठा छाप ही रह गया। किंतु
उसमें बुद्धि एवं विवेक की कमी नहीं थी। वह बहुत ही शक्तिशाली शासक था और उसने मुगल वंश को एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित किया, सुदृढ़ किया और सुलह कुल की नीति अपनाते हुए मुगल साम्राज्य की सीमा को हिंदू कुश पर्वत तक पहुंचा दिया। साथ ही उसने ईरान के सफ़ाइयों और मध्य एशिया के उज़्बेकों, जो मुगलों के परंपरागत प्रतिद्वंदी थे, उनकी भी विस्तारवादी योजनाओं पर अंकुश लगाया। तो अकबर ने क्या क्या किया बच्चों कि अपने प्रतिद्वंदियों पर अंकुश लगाया, जो उसके पैतृक प्रतिद्वंदी थे, और साथ ही राजपूतों के साथ दोस्ती करके उसने भारत में मुगल साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान किया। तो अस्थायित्व प्रदान करने में उसने क्या क्या किया? पहला है राजनीतिक एकीकरण। उसने भारत में राजनीतिक एकीकरण किया, इसीलिए उसे महान सम्राटों में गिना जाता है। अकबर ने अपने इस राजनीतिक एकीकरण के लिए अकबर ने किसका सहारा लिया? वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया, विजयों का सहारा लिया और कूटनीतिक संबंधों से उत्तरी और दक्षिणी भारत को एक शासक के अधीन लाकर सब प्रांतों में एक जैसी अधिकारी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, भूमि कर व्यवस्था, एक जैसे सिक्के तथा माप तौल चलाकर देश में राजनैतिक और प्रशासनिक एकता लाने का प्रयास किया। उसने अखिल भारतीय अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया, अखिल भारतीय अवधारणा को धरातल पर उतारा। भारतीय इतिहास में ऐसा करने वाला अकबर पहला शासक था, इसीलिए अकबर को महान शासक के रूप में स्थान प्राप्त है। दूसरा कारण क्या है उसे अकबर को महान कहलाने का? सांस्कृतिक एकीकरण। अकबर ने केवल राजनीतिक एकीकरण नहीं किया, बल्कि उसने सांस्कृतिक एकीकरण का भी प्रयास करते हुए फारसी को तो राष्ट्रीय भाषा का स्थान दिया। जैसा कि हमने कल पिछले वीडियो में बताया था बच्चों कि फारसी मुगलों की क्या थी? राजकीय भाषा थी, किंतु साथ ही हिंदी, संस्कृत, अरबी, तुर्की, यूनानी आदि भाषाओं के प्रमुख ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराकर क्या किया? फारसी में अनुवाद कराकर उसने ललित कलाओं, मुसलमानों के मदरसों में हिंदू बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कराकर हिंदू पाठशालाओं को राजकीय सहायता देकर उदारता का परिचय दिया। साथ ही उसने सांस्कृतिक सह अस्तित्व का भी प्रदर्शन किया। उसने ललित कलाओं, भवन निर्माण कला, चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत कला, नृत्य कला की शैलियों के मिलाप में सहयोग दिया। तब समस्त कलाओं के मिलाप में अकबर ने सहयोग दिया और अकबर द्वारा संस्कृत तथा हिंदी को प्रोत्साहन देना भी भारतीय संस्कृति के विकास की ओर महत्वपूर्ण कदम था। इन सभी निर्णयों ने साम्राज्य को सांस्कृतिक एकीकरण की ओर मोड़ दिया। जैसा कि आपने जोधा अकबर सीरियल में देखा होगा बच्चों कि अकबर ने क्या किया था? अपनी रानियों के प्रभाव, खासतौर से जोधा के प्रभाव में आकर के उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था और हिंदुओं के विभिन्न रीति रिवाजों को उसने अपना लिया था, जैसे तिलक लगाना, माला धारण करना। तो ये सब कार्य करके वह हिंदू जनता के मन को जीतने में सफल हो गया। और उसने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वह एक कूटनीतिज्ञ, सफल कूटनीतिज्ञ शासक था। वह जानता था कि राजपूतों का विरोध करके मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः उसने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए राजपूतों से
सुलह एक कुल की नीति अपनाते हुए वैवाहिक संबंध स्थापित किए, हिंदुओं के रीति रिवाजों परंपराओं को अपनाया, संस्कृति को अपनाया। इस प्रकार अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली और मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने में सफल रहा। सामाजिक एकीकरण। मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए अकबर ने सामाजिक एकीकरण की आवश्यकता को समझा। हिंदू मुस्लिम विवाह, होली, दशहरा, दीपावली आदि त्यौहार मनाकर योग्यतानुसार हिंदुओं को ऊंचे पद देकर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसने मानसिंह को अपनी सेना में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। टोडरमल जो था भूमि व्यवस्था के साथ साथ उसका वित्त मंत्री भी था। बीरबल, अकबर और बीरबल की कहानियाँ आप लोगों ने सुनी ही होंगी। तो इसी तरह से विभिन्न हिंदुओं को उसने अपने राज दरबार में सम्मानित स्थान प्रदान किया और अकबर ने सिद्ध कर दिया कि वह मानव व मानव के बीच भेदभाव नहीं मानता। अकबर हिंदुओं तथा मुसलमानों में एकता स्थापित करने और राष्ट्रीय भावना को विकसित करने का प्रयास करने वाला पहला मुस्लिम सम्राट था। यह तत्कालीन समय में एक अद्भुत कदम था जिसे अन्य किसी पूर्ववर्ती शासक ने नहीं उठाया। तो बच्चों, आप लोगों ने सीरियलों में देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा कि अकबर जो कि पहले एक क्रूर शासक था, वह भी अन्य मुस्लिम शासकों की तरह जजिया कर लगाया हुआ था, किंतु अन्य लोगों की अपेक्षा अकबर में धार्मिक सहिष्णुता थी। उसका कारण यह था कि उसका जन्म हिंदू घराने में हुआ था। दूसरा, उस पर शियाओं का प्रभाव था। उसकी माता हमीदा बानो बेगम शिया थी, उसका गुरु शिया था। तो उस पर शिया जो होते हैं सुन्नियों से कम कट्टर होते हैं। यह आम जिंदगी में आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा, महसूस किया होगा। तो इसलिए अकबर के स्वभाव में भी धार्मिक सहिष्णुता स्वतः आ गई थी और साथ ही जोधा के प्रभाव में आकर के उसने हिंदुओं के प्रति नरम रुख अख्तियार किया, अपनाया। अगला पॉइंट है आर्थिक एकीकरण। आर्थिक एकीकरण के लिए अकबर ने सबसे पहले देश में यातायात के साधनों का विकास किया। अच्छी सिक्का प्रणाली मापतौल को अपनाकर विदेशों से व्यापारिक संबंध जोड़कर उसने अपने देश की आर्थिक दशा को सुधारा। इसके पश्चात उसने भूमि संबंधी सुधार लाकर किसानों को उपज के लिए प्रोत्साहित करके देश को समृद्ध बनाने के मार्ग पर प्रशस्त किया। तो उसने क्या किया बच्चों? सबसे पहले भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि की माप करवाई और भूमि को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करवाया। उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी, 3 श्रेणियों में भूमि का विभाजन करवाया और उसी तरह से भूमि का लगान भी निश्चित किया। यानी उत्तम श्रेणी जिस पर कि अधिक उत्पादन होता था, अधिक लगान लिया जाता था। मध्यम श्रेणी में मध्यम लगान और निम्न श्रेणी में निम्न लगान का स्तर होता था। यानी भूमि की किस्म के आधार पर अकबर ने लगान तय करवाया। इसलिए किसान जो है कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो गए और अधिक उत्पादन होने लगा। इसके अतिरिक्त अकबर ने धार्मिक रूढ़िवादिता को त्याग दिया। जैसा कि उसके पूर्वज क्या थे? कट्टर सुन्नी मुसलमान होते हुए भी इसने क्या किया? धार्मिक रूढ़िवादिता को त्याग दिया और सभी धर्मों को अपने अपने ढंग से पूजा अर्चना करने की छूट दी। उसने सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर के एक नया धर्म भी चलाया जिसे दीन-ए इलाही यानी ईश्वर का धर्म कहा जाता है। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। वह इस
निर्णय से एक धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में जाना जाने लगा। अकबर के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक योगदान को देखते हुए अकबर को हम राष्ट्रीय शासक की पदवी से सम्मानित कर सकते हैं और अकबर को इन्हीं प्रयासों के कारण ही एक राष्ट्रीय शासक की पदवी से सम्मानित किया गया है। अगला है हमारा अकबर की राजपूत नीति। क्या है बच्चों? अकबर की राजपूत नीति। इस टॉपिक पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद बच्चों।